हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और अब हम चल रहे हैं इसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन थे, वो सारे करवा दिए आपको विद प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब ये बनता है पार्ट 2 पे आना। ठीक है, पार्ट 2 के लिए क्या सर प्री रिक्विजिट क्या होगा, क्या हमको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए? बेटा मैंने हमेशा कहा है कि जैसे टॉपिक खत्म होना तो वैसे फॉर्मूले की शीट बना लिया करो, बट अगर नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं। यहां पर जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा ना, तो उसका जो भी प्री रिक्विजिट होगा मैं उसको एक बार वहां पे चार्ट आउट करते हुए चलूंगा, तो मेरे ख्याल से आपको फिर वैसी भाई दिक्कत तो नहीं आएगी कि आप पूरे ब्लैंक आउट ही हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास पेपर वेट। ओके, स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास पेपर वेट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द नॉर्मल। ठीक है, तो जो लाइट रेज आ रही है ना, वो लाइट रेज अल्फा का एंगल बना रही है विद द नॉर्मल, और जो भी लाइट रेज आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब वो जो एंगल बनाती है विद द नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी विद द नॉर्मल उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब उसके बाद कहानी में क्या हो रहा है? with a normal and is refracted in the medium, तो रिफ्रैक्शन वाला सवाल है, and is refracted in the medium at an angle beta, refracted in the medium at an angle of beta, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? बीटा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा से करा जा रहा है डिनोट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बीटा से करा जा रहा है डिनोट। उसके बाद पूछा हुआ है द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे, तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है आपसे? पूछा हुआ है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे इन द फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की दरकार है यहां पे, और सारे जो ऑप्शंस है ना वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही है। ठीक है, सवाल को देख लो एक बार इसको इत्मीनान से। ठीक है, जल्दी देखो क्या समझ में आता है वो बताओ। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आई जो है ना, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो अल्फा के बराबर है, और आर जो है वो बीटा के बराबर है। स्फीयर है, रेडियस वगैरह गिवन तो उसका नहीं है, और आपसे निकालना है, आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलो भाई साहब, तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत की जाए। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। देखो ये हमारे पास स्फीयर, ये मान लिया हमारे पास ये रहा स्फीयर। ठीक है, और बड़ा बनाएं क्या? चलेगा ना? इतना तो इतना काफी है। ओके, ये हमारे पास स्फीयर था। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास लाजमी से बात है इसका एक सेंटर भी तो होगा ही ना, तो स्फीयर का सेंटर ले लेते हैं अपन। लेट्स सपोज ये ले लिया। ठीक है, इसको माना अपन ने सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, माफ करो उस बात को लेकर के, लेकिन ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर हो गया। अच्छा, ऑप्टिक्स पढ़ाते पढ़ाते सेंटर ऑफ कर्वेचर दिमाग में अटक गया। चलो ठीक है, ओके। अब क्या होने वाला? लाइट रेज तो आने वाली है, तो लाइट रेज जैसे आकर के स्ट्राइक करेंगी, लाइट रेज आ रही है कुछ येलो कलर की ले लेते हैं। ठीक है, तो लाइट रेज जैसे आकर के स्ट्राइक करेंगी तो कुछ ऐसी कहानी बनने वाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां ध्यान दो। लाइट रेज लेट्स सपोज आकर के ना यहां पे स्ट्राइक कर गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब लाइट रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी तो यहां पे क्या बनेगा पता है? यहां पे बनेगा नॉर्मल। यहां पर क्या बनेगा? नॉर्मल। अब नॉर्मल तो वही लाइन जो कि कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा पता है? उसके बाद जो लाइट रेज है ना, अगर ये सब बीच में नहीं आता, अगर ये कुछ बीच में नहीं आता, तो लाइट रेज निकल रही होती इस वाले पाथ से सीधे। अगर बीच में ये ग्लास नहीं आता तो लाइट रेज निकल रही होती सीधे, लेकिन हुआ क्या कि बीच में ये ग्लास आ गया, और जब ये ग्लास बीच में आ गया ना, तो लाइट रेज जो है अब वो हल्का सा क्या है, मतलब बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रहा इसका नॉर्मल, तो लाइट रेज अब बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ इस तरह की कहानी दिखाने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जैसे लाइट रेज यहाँ पे आके स्ट्राइक करने वाली है, तो ऑब्वियसली ये अगेन क्या है? एक डेंसर मीडियम है। ये अगेन क्या हो गया? एक डेंसर मीडियम हो गया, और यहां से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन तो होना है, तो नॉर्मल तो पहले बना दो ना भाई, बिकॉज नॉर्मल बनाने के बाद ही समझ में आता है कि रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। ठीक है, ये बना इसका नॉर्मल। अब उसके बाद उसके बाद जो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, आप जानते हैं कि जब लाइट रेज ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो लाइट रेज बेंड हो जाती हैं यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां चले जाती हैं लाइट रेज? लाइट रेज यहां से बेंड हो जाएंगी थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पक्का? चलो इतना काफी, इतना काफी, इतना काफी, इतना काफी है। ओके, अब हुआ क्या है, जरा मैं एरोस बना रहा हूं। ठीक है, जरा गौर करना अच्छे से।
चलो भाई, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा करते हैं ना उसको, चलें काफी है मेरे ख्याल से, इतना काफी है, ठीक है ओके। अब यहां पे क्या हुआ कि अब जरा एरोस बनाऊंगा मैं, जरा गौर करेगा, देखो लाइट रेस गई ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद यहां गई, अगर ये स्फेरिकल ग्लास बीच में नहीं आता तो लाइट रेस यहां निकल चुकी होती, बट अब ये बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जब यहां पे स्ट्राइक करेंगी तो जब यहां से बाहर निकलेंगी तो दे विल इमर्ज आउट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ऐसे आया एरो और ऐसे निकल गया, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि यहां जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है दैट एंगल इज बीटा, ठीक है। तो भाई साहब जरा गौर करो, अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो बाकी ये जो बचा हुआ एंगल है, बाकी ये जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अरे देखो ना, ये एंगल अल्फा था, ये लाइन ऐसे गई रेड वाली, ये येलो वाली ऐसे जा रही है, तो ये जो पूरा एंगल है दिस शुड बी अल्फा, ठीक है। ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। उसमें से इसको नाम दिया गया है बीटा, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, पक्का। अब सवाल में ना एक पॉइंट लिया गया होगा मिनिमम डेविएशन का, ठीक है। यहाँ पे ओके, एंगल अल्फा विद द नॉर्मल एंड इज रिफ्रैक्टेड इन द मीडियम, ठीक है ओके। अब यहाँ पे ना एक स्पेशल केस है भाई, तुमको बता रहा हूं मैं, जरा गौर करो। यहां पे ना अगर आप स्फीयर की बात करेंगे ना तो यहां पे होने वाला है मिनिमम डेविएशन। क्या होने वाला है? मिनिमम डेविएशन। जब मिनिमम डेविएशन होगा ना तो खास बात क्या होती है कि I1 और I2 उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है और R1 और R2 उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आ रहा है अपने पास अल्फा माइनस बीटा, जरा गौर करो। अब अगर लाइट रेज यहां जा रहा है, अगर मैं इसका डेविएशन एंगल निकालने का ट्राई करूं तो ये जो एंगल है दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन, पक्की बात है। अब अगर ये आ गया अल्फा माइनस बीटा तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब जरा ट्रायंगल का नामकरण कर दिया जाए तो कहानी आसान रहेगी। इसको नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं Z, ठीक है। तो अब मैं आपसे बस ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप ट्रायंगल OPZ पे फोकस करिए। कहां फोकस करिए? ट्रायंगल OPZ पे फोकस करिए। आपको एक बात समझ में आएगी कि सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू वन एक्सटीरियर, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई? डेरिवेशंस में बहुत बार इसको यूज भी किया हुआ है मैंने, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, sum of two interior angles is equal to an exterior angle. Sum of two interior angles is equal to an exterior angle. अब जरा गौर करिए, ट्राइंगल OPZ में इंटीरियर क्या है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा, एक तो ये हो गया प्लस एक और हो गया अल्फा माइनस बीटा, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का समेशन जो है वो किसके बराबर आएगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। और एक्सटीरियर एंगल कितना है? रो के बराबर है। किसके बराबर है? रो, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो यहां से जो रो हो जाएगा ना अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो डेविएशन कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा प्रॉपर डायग्राम। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत है तो जल्दी बताओ। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का? जल्दी देखो एक बार इसको, ठीक है। अल्फा पे आया था, बीटा पे रिफ्रैक्ट हुआ और यहां पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। यहां लिखा नहीं है मिनिमम डेविएशन, लेकिन इसको सॉल्व किया गया है एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ठीक है। अगर मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन लेके नहीं चलूंगा ना तो फिर वहीं पे अपन अटक जाएंगे। इस एंगल की बात मैं फिर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं वही चेक कर रहा था कि क्या इसमें मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ है। अब उसमें लिखा तो नहीं हुआ था मिनिमम डेविएशन, तो फिर अपने को अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाला जो सवाल है ना, अगर प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है देन वी हैव टू इंप्लीमेंट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, पक्का। और मिनिमम डेविएशन अगर अपन ने प्रिज्म पढ़ा है तो आपको याद होगा प्रिज्म में क्या हुआ था? लाइट रेज यहां पे आती थी, ये बना इसका नॉर्मल, फिर लाइट रे ऐसे बेंड हो गई, फिर ये बनेगा इसका नॉर्मल, फिर लाइट रेज यहां चली गई थी, यहां लगाया था एक प्लेन मिरर जिसके परपेंडिकुलर स्ट्राइक करा, फिर यहां से रिट्रेस कर गई अपना पाथ, पूरा पाथ जो था वो रिट्रेस कर गई थी। तो इसको नाम दिया था I1 के बराबर और इसको नाम दिया था R1 के बराबर। उसके बाद जब टकरा के यहां से निकल रही है तो इसको नाम दिया था I2 के बराबर और इसको नाम दिया था R2 के बराबर। आया कुछ याद? तो यहां पे मिनिमम डेविएशन के लिए क्या था कि I1 की वैल्यू I2 के बराबर होनी चाहिए थी और R1 की वैल्यू R2 के बराबर होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने कहा था कि अल्फा माइनस बीटा यहां पे आ गया, तो यहां पर भी क्या होगा? अब मैं इसको अल्फा माइनस बीटा के बराबर तभी कर पाऊंगा जब मैं कंडीशन इंप्लीमेंट कर पाऊंगा फॉर मिनिमम डेविएशन, पक्का? चले
ओके, तो ये थोड़ी लिखना है आपको, समझाने के लिए था, ठीक है, ये लिखना था आपको, तो जल्दी इसको नोट कर लो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो भाई साहब क्लियर हो गया है। तो अब इसका जो सवाल था इसका हमारा आंसर आ गया, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वही लिखा है ना, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हाँ भाई कंफ्यूज मत होना, ये तो अपॉन में था, ठीक है। चलो डन, क्लियर करें क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज -60, ठीक है, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है दैट इज -60, ठीक है। माइनस से मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फोकल लेंथ माइनस में है इसका मतलब कॉनकेव लेंस जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है कन्वर्ज, ठीक है। चलो ओके, क्लियर दैट। अब जरा गौर करा जाए तो यहां पे क्या हो रहा है, द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज -60 सेंटीमीटर। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर 12 सेंटीमीटर ईच, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। नाउ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का इंडेक्स पूछा हुआ है, ठीक है भाई। यहां पे ना कॉम्बिनेशन तो है, ठीक है। अब जरा गौर करो कि क्या आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। देखो भाई साहब, पहले तो ये रहा, ये आ गया हमारे पास पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन जो है ना, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये रहा भाई, कॉनकेव लेंस है, गौर करो, जो ग्लास का नहीं बना है, अंदर भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द कॉनकेव लेंस, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा भरा हुआ है, तीसरा बना हुआ है वो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड वाला है, दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस लिहाज से ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, प्लेनो कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का, प्लेनो कॉन्वेक्स का, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास का बना हुआ है, 1.5 इंडेक्स है, इसका भी 1.5 इंडेक्स है। ये जो लेंस है ना, जो बीच में लगा है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, वो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसका इंडेक्स हमको नहीं पता है, तो वी नीड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लेंस का तो गिवन है 1.5 होता है, ठीक है। चलो क्लियर करें इसको अब। तो ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहो एक बार देख लो वापस, ठीक है। फर्स्ट है, कौन है सेकंड है, फिर कौन है आखिरी वाला, तीसरा है, ठीक है। जब भी आप किसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो ये हमने कहां पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है पावर ऑफ लेंस के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, पावर ऑफ लेंस वाला, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास अगर पावर ऑफ लेंस निकालना है मुझे कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, पहले वाले का पावर प्लस दूसरे वाले लेंस का पावर प्लस तीसरे वाले लेंस का पावर। एक बात तो ये हो गई जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात आपके सामने ये रहेगी कि पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ। क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। और इसमें अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है तब जाकर के पावर जो है वो डायोप्टर्स में आता है। किसमें आता है, तब जाकर के पावर डायोप्टर्स में आता है, ठीक है। और तीसरी बात होती है लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। ऑब्वियसली आप सब लोग को वही याद रहता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन मैंने जब इसको पढ़ाया था तो मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बात आपके सामने रखी थी। वो बात ये थी कि जब आप इस म्यू की बात करेंगे ना, तो आई वुड प्रेफर टू ब्रेक दिस म्यू इनटू म्यू एल अपॉन म्यू एस, ठीक है। अब इस म्यू एल का मतलब क्या होता है आपको याद है, इस म्यू एल का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू है तो मतलब है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही, ठीक है। बट किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है म्यू एस, ठीक है। तो म्यू एस का मतलब भी क्या होता है, म्यू एस का मतलब भी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही, ठीक है। बट किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा सराउंडिंग का, ठीक है। ये वाली बात पूरी दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है, कि जब भी मैं म्यू यूज करता हूं ना तो वो क्या हो जाता है, इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, चलिए मान लीजिए अगर हमारे पास ना ऐसे कोई लेट्स सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कोई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो रखा हुआ है किसी, मान लो कोई अलग तरह का मीडियम होगा, ठीक है। अब वो कौन सा ले लें अपन, मान लो पिंक कलर का कोई लिक्विड है, ठीक है। अब ये क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन एक पिंक कलर का लिक्विड है हमारे पास, मान लेते हैं। उस लिक्विड के अंदर आपने इस लेंस को जो है वो प्लेस कर दिया है, चलेगा इतना, क्या सोच रहे हो भाई, पक्का
तो इसको आपने इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या होगा, यहां पे जब आपको लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ना, तो लेंस का इंडेक्स क्या होगा, उसको तो आप लिख देंगे म्यू एल, और सराउंडिंग का इंडेक्स क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा, वो गिवन तो होगा म्यू एस, ठीक है। जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला ना, तो फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल्स टू, अब जो म्यू होता है ना उसको लिखते हुए चलना, इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 कर देना, और उसके बाद लिख देना कि हाँ भैया 1/r1 -1/r2 आता है। हम इस बात को पूर्ण तरह से मानते हैं, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? तो ये तब की कहानी होती है जब किसी लेंस को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया जाए तो, ठीक है। चलो क्लियर दैट, आगे बढ़ा जाए। ये वाला पूरा फंडा क्लियर है ना, ऐसा होता है, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो डन, चलो ओके क्लियर। अब यहां पर भी क्या है, लेंस का कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का कॉम्बिनेशन तो हो रहा है ना, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और बाकी लेंसेज का लिक्विड कितना गिवन है, मतलब जो लेंसेज है उसका जो इंडेक्स है वो गिवन है 1.5, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन कन्वेंशंस का जो प्री रिक्विजिट एक बार तुम्हारे लिए क्लियर कर दूं, अगर आप एक प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करते हो, किसकी बात करते हो, अगर आप बात करते हो किसी प्लेनो कॉन्वेक्स की, ठीक है। ये जब लाइट रेज आएंगी ना ऐसे करके, तो ये होगा पहला वाला, ये होगा दूसरा वाला। तो पहला वाला तो प्लेन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरे वाले का जो सेंटर है वो पीछे की तरफ जाने वाला है, तो दूसरे वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं तुमसे पहले वाले की बात कर रहा हूं, ये जो पहला वाला प्लेनो कॉन्वेक्स है, मैं तुमको इसके बारे में डिटेलिंग दे रहा था, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो R1 इसका इन्फिनिटी, R2 क्या हो जाएगा -12, क्लियर करें इसको। अब उसके बाद जब आप इस कॉन्केव की बात करोगे, जब आप इस कॉन्केव की बात करोगे तो इसके अंदर कोई बहुत नई बात थोड़ी ना यार, क्यों, देखो भाई साहब, जब आप इस कॉन्केव की बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो लाइट रेस तो ऐसे आ रही होंगी, तो ये होगी पहले वाली, ये होगी दूसरी वाली। तो पहली वाली का रेडियस कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो R1 क्या हो जाएगा, -12, और दूसरी वाली का रेडियस कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो दूसरी वाली का रेडियस क्या हो जाएगा, +12 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, इतना चमका, पक्का, क्लियर। चलो भाई साहब इसे गायब किया जाए। अब जो तीसरी वाली की बात करूंगा मैं, तो तीसरी वाली दिखने में कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और लाइट रेस कैसे आएंगी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो इसका ये हो जाएगी पहली वाली और ये हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो पहली वाली का जो रेडियस है वो कहां जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा +12, और दूसरी वाली जो है वो स्ट्रेट है एकदम, ठीक है। तो यहां पे ये प्लेन सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, तीनों का बता दिया लाइन बाय लाइन, पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन R1 का और R2 का, ठीक है। अब बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना मैं शुरू करने वाला हूं, ध्यान दो भाई साहब। पहले अपन बात करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स के बारे में, किसके बारे में, प्लेनो कॉन्वेक्स के बारे में। तो एक काम किया जाए, इसका जो फोकल लेंथ है 1/, इसका फोकल लेंथ f1 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, f1, ठीक है। क्या होता है, μ-1 तो होता ही है, ठीक है। और इसका शेप जो था वो दरअसल ऐसा था, आपको याद रहेगा आई गेस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ऑब्वियसली 1.5 है इसका इंडेक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होने वाला है जरा गौर करिएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ-1। अब म्यू क्या होगा इसका, 1.5 गिवन था, ठीक है। तो 1.5 -1 करूंगा तो बचेगा 0.5, क्या बचेगा 0.5, और 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो मैंने μ-1 करा है, मतलब 1.5 -1 मतलब 0.5 मतलब 1/2। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/R1 -1/R2। भाई इसका R1 कितना है, इन्फिनिटी, -1 इसका R2 क्या है, -12। तो 1/f1 इज इक्वल टू μ-1 में कर चुका था, 1.5 -1 0.5, हाफ बचा। उसके बाद 1/R1, तो R1 कितना है, इन्फिनिटी, माइनस क्या होता है 1/R2, R2 क्या है -12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। भाई 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। अगर शक है तो जरा समझो, इन्फिनिटी होता है 1/0, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0/1, और 0/1 भाई क्या होगा इसका आंसर, 0 ही होगा ना। तो 1/∞ इज नथिंग बट 0। चलें क्लियर करें इसको, ठीक है, ओके डन। अब जरा गौर करो, ये 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो 1/f1 आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 इंटू 1/12, इसका मतलब 1/24, कितना आ गया 1/24, जिसका मतलब सीधी तौर पे, अच्छा f1 की मुझे वैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ने वाली, मुझे तो 1/f1 चाहिए, तो 1/f1 कितना आ गया 1/24। इतना पूरा क्लियर है। इसको बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं भाई साहब फर्स्ट इक्वेशन, चलेगा आपको। अब उसके बाद जब दूसरे वाले की बात की जाएगी, दूसरा वाला क्या है, कॉनकेव। दूसरा वाला क्या है भाई साहब, कायदे से पूरा ऐसा कॉनकेव है,
और इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसी का तो इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है इसका इंडेक्स अपने को निकालना है। चले शुरुआत करें अब जल्दी, ठीक है। अब जरा गौर करो, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/f2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली म्यू माइनस 1। अब इसका जो म्यू है वो 1.5 थोड़ी है, इसका म्यू ही तो नहीं पता, वही तो निकालना है, तो म्यू माइनस 1 लिख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसका r1 कहां जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। तो 1 अब जो इसका r1 होगा वो होगा -12, क्या होगा -12। तो 1/r1 माइनस करना पड़ेगा 1/r2, और r2 कहां जाएगा इसका +12, राइट में जाएगा ना, इसका जो R2 है वो राइट में जाएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास पूरा का पूरा। अब इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए, 1/f2 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 भाई -1/12, -1/12 मतलब -2/12। आया समझ कि नहीं आया, -2/12, ठीक है। तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो एक काम किया जाए, माइनस, अच्छा, और ये माइनस रखा मैंने भाई, 2 से मैं निपटाऊंगा ना इसको तो 6 में कटेगा ये, ठीक है। तो बताए क्या आ रहा है, 1/f2 आ रहा है माइनस का, माइनस म्यू माइनस 1/6 में आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन 3 के ऊपर। भाई इक्वेशन 3 मतलब वो तीसरा वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जरा आते हैं तीसरे वाले के ऊपर, ग्रीन से करेंगे उसको, ऐसा कुछ है, ऐसे ही कुछ है ना, ठीक है। अब ये बेसिक ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है यार, 1/f, इसका 1/f3 बिकॉज थर्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, तो 0.5 क्या होता है 1/2, तो म्यू माइनस 1 हो गया। उसके बाद 1/r1, भाई इसका r1 कहा जाएगा +12, तो राइट में गया ना +12, 1/r1 माइनस 1/r2, r2 वाला प्लेन है, तो प्लेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी। अब 1/infinity क्या होता है, वो जो 0 के बराबर होता है, तो 1/f3 क्या हो जाएगा, 1/f3 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/12, बिकॉज ये 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/24, ठीक है। दिस बिकम्स थर्ड इक्वेशन। अब एक काम किया जाए, जरा गौर करना अच्छे से, गलती मत करना। कंबाइंड फोकल लेंथ गिवन है, कंबाइंड फोकल लेंथ गिवन है, मतलब ये प्लस का 6 माइनस का 60, ठीक है। भाई इसको ऐसे देखो, तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। जब इसको मैं खोलूंगा ना तो ये ऐसे खुल जाएगा, देखो 1/ पहले वाले का फोकल लेंथ, इसलिए मैंने यहाँ पे ना 1/f1 पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर 1/f2 पे छोड़ दिया, 1/f3 पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f2 और ये हो जाएगा 1/f3, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ नेट फोकल लेंथ, ठीक है, 1/ नेट फोकल लेंथ। ऐसी कहानी जमने वाली है, और इस f की वैल्यू गिवन है, इस f की ही वैल्यू गिवन है -60, ठीक है। ये वाली बात भी आपको आई गेस पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब जरा यहां पे आया जाए, ये पूरा क्लियर था। अब जरा गौर करना क्या करेंगे इसको अपन सॉल्व, देखो नाउ कंबाइंड पावर इज इक्वल्स टू पहले वाले की पावर प्लस दूसरे वाले की पावर प्लस तीसरे वाले की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 1/ कंबाइंड फोकल लेंथ, जो मैंने वहां लिखा था 1/ पहले वाले का फोकल लेंथ प्लस 1/ दूसरे वाले का फोकल लेंथ प्लस 1/ तीसरे वाले का फोकल लेंथ, ठीक है। अब जरा गौर करो 1/ कैपिटल F जो है ना, कैपिटल F की वैल्यू गिवन है एज -60, कंबाइंड फोकल लेंथ जो है वो आ रहा है -60, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा 1/60। भाई 1/f1 कितना आ रहा है 1/24, उसके बाद 1/f2 कितना आ रहा है, तो 1/f2 आ रहा है माइनस म्यू माइनस 1 और /6, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूं माइनस म्यू माइनस 1/6, ठीक है। और उसके बाद f3 कितना आ रहा है, f3 आ रहा है 1/24, चलेगा आपको इतना पूरा, ठीक है। अब जरा गौर करना, -1/60, भाई 1/24 प्लस 1/24 मतलब 2/24 मतलब 1/12, 2/24 क्या होगा 1/12 ही होगा ना। उसके बाद यहां पे क्या चल रहा है माइनस म्यू माइनस 1 चल रहा है 6, ठीक है। अब जरा इसको वहां फेंका जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पता है, माइनस का 1/60 माइनस का 1/12 इज इक्वल टू माइनस का म्यू माइनस 1/6, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस माइनस कॉमन लो, काटो, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लो, प्लस 1/12, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर ऐसा बचा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का म्यू माइनस 1/6, ठीक है। अब जरा गौर करना है इस पे अच्छे से, ये वाला माइनस गया, ठीक है। जब ये गया तो क्या बचा, अब जो बचेगा उसको लिख देता हूं,
क्या है 1/60 प्लस 1/12, तो ये था 1/, वाइट से लिखेंगे यार, 1/60 प्लस 1/12, और यहाँ पे था म्यू माइनस 1/6 आई गेस, हाँ जी म्यू माइनस 1/6, ठीक है, तो उसको लिख दो, बस म्यू आ गया ना, अब तो कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको फटाफट से, ठीक है, तो एक काम करो 1/12 यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, 1/12 कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, जल्दी बताओ, म्यू माइनस 1/6, ठीक है, 1/12 मैंने कॉमन निकाले, तो 1/5 प्लस यहाँ पे सिर्फ एक ही बचने वाला है, ठीक है। चलो भाई साहब, अब जरा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1/12 ये आ जाएगा 5 + 1 6, नीचे कितना आ रहा है 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है म्यू माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 6 2 जा और 2 5 जा 10, तो 1/10 इज इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू माइनस 1 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/10, कितना हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब 6/10 क्या होता है 0.6, म्यू माइनस 1, तो यहां से म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1 + 0.6, और 1 + 0.6 करोगे तो आंसर कितना आएगा 1.6, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आंसर आने वाला है वो आ रहा है यहाँ पे 1.6, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट करिए, आपको नोट करना पड़ेगा इस पैटर्न में, ठीक है, पहले आप जरा इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लिया इसका, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है, इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद फिर आप आइए इसके स्क्रीनशॉट के ऊपर, तो आंसर हमारा कितना आ चुका है 1.6, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर कर रहे हैं इसको अब, चलो ठीक है भाई साहब, 1.6 तो हमारा आंसर आ चुका है, बहुत जबरदस्त काम, 1.6 तो हमारा आंसर आ चुका है। अब 1.6 ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई जल्दी से जल्दी आप एक काम करेगा, ये इसका प्री रिक्विजिट था, तो एक बार इसको भी देख लीजिए, ठीक है, इसका ये प्री रिक्विजिट था, लिख लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को, चलो क्लियर करें इसको। तो 1.6 तो हमारा आंसर आ चुका है। अब आ रहे हैं जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, जरा पढ़ो ये सवाल तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बाद सेल्फ ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करवाता हूं, जल्दी करना जल्दी। चलिए ठीक है, इसको देख लिया होगा फिर आप लोगों ने, अब करता हूं इसको मैं सॉल्व, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस इन वैक्यूम इज एफ, ठीक है, जब उस कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स है क्या, द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस, ओके ठीक है, कॉन्वेक्स मान लेते हैं इसको, इन वैक्यूम इज एफ, ठीक है भाई साहब, एफ के बराबर है। चलो करें इसको सॉल्व, देखो क्या हो रहा है इसमें, ये एक लेंस लिया हमने, ठीक है, और ये लेंस कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। जब ये लेंस वैक्यूम में रखा हुआ है तब जो इसका फोकल लेंथ है वो हमने ले लिया है एफ के बराबर, किसके बराबर, एफ के बराबर, ठीक है। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1, ठीक है। अच्छा म्यू माइनस 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू क्या हो गया 1.5, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे, भाई लेंस का इंडेक्स तो 1.5 ही है ना, ठीक है, चल 3/2, वही बात हो गई यार 3/2, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 का मतलब हो जाता है 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा 1/R2, और ये जो पूरा सेटअप बना है ये बना है एफ के लिए, किसके लिए बना है, एफ के लिए, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह के लेंस को अब डाल दिया है किसी अलग लिक्विड के अंदर आई गेस, ठीक है। इफ द मटेरियल ऑफ द लेंस दिस मच इज फोकल लेंथ इमर्स इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 विल बी, ठीक है। तो अगर इंडेक्स है वाटर का 4/3, उसमें आपने लेंस को इमर्स कर दिया है, तब जाकर के उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा वो आपको निकालना है। तो अब करते हैं इसको शुरू, आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखो भाई अगले वाले केस में क्या प्यारा काम हो रहा है, यही लेंस है, सही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है क्या, ठीक है, समझ जाओ उस बात को, और क्या। और इसको डाल दिया है एक लिक्विड के अंदर, इसे कहां डाल दिया है, इसे डाल दिया है एक लिक्विड के अंदर, पानी की बात की जा रही है तो हम भी पानी ही समझ जाएंगे उसको, ठीक है, पानी में डाल दिया गया इसको भाई साहब, एकदम जबरदस्त तरह से, ठीक है। अब आप समझ जाओ, मैंने बताया था कि भाई इस तरह के सवालों में क्या होता है, अगर डाल दिया इसको पानी के अंदर तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हल्की सी तब्दीलियां आने वाली है, क्या हल्की सी तब्दीलियां आने वाली है। चलो भाई अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे आप इसकी आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पे अब जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो दरअसल ऐसे खुलने वाला है, 1 अपॉन, अब क्या फोकल लेंथ है वो तो नहीं पता, ठीक है, अब वो नई वाली फोकल लेंथ है, इसी कुछ तो क्या हो जाएगा इंडेक्स ऑफ द लेंस, ठीक है। तो म्यू एल मैं लिख दूं क्या फॉर्मूला, पहले एक बार
म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू बगल में क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो 1 बाई नया वाला जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, म्यू एल का मतलब क्या होता है इंडेक्स ऑफ द लेंस, जो कि था 1.5, 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा म्यू एस। म्यू एस का मतलब क्या था, म्यू एस का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, जो कि वाटर है, और वाटर का जो इंडेक्स है वो गिवन है 4/3 दैट इज 1.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब जरा गौर करो उस पर अच्छे से, ठीक है। तो 1/f डैश इज इक्वल टू, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो 3/2 इंटू 3/4, जब इसको सॉल्व करेंगे 3/2 और जो ये 4/3 है पलट के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3/4, तो क्या हो जाएगा 9/8, क्या हो जाएगा भाई 9/8, ठीक है। तो 3/2 इंटू 3/4 करेंगे तो 9/8 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो 9/8 माइनस 1 इंटू क्या है 1/r1 माइनस क्या है 1/r2, ठीक है। अभी मत बोलो इसको सेकेंड इक्वेशन, जरा इसको हल्के से और सॉल्व कर लो। 9 माइनस 8 करोगे तो 1, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/f डैश कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस 8 करा तो 1, तो यह आ जाएगा 1/8, और बगल में क्या आ रहा है, बगल में आ रहा है 1/r1 माइनस क्या आ रहा है 1/r2, और ये जो पूरा सेटअप आपके सामने आया था ना, ये तब का है जब उस लेंस को डाल दिया गया है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बस एक काम करो, आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको तो निकालना है ना एफ डैश, और एफ डैश निकालना भी है इन टर्म्स ऑफ एफ ओनली, चेक करो ऑप्शन, ठीक है। एफ डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एफ ओनली, चेक कर लिया ऑप्शन। अब जरा गौर करो क्या करना पड़ेगा इसमें, डिवाइड करो फट से सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो यहां पे क्या बनने वाला है 1/f डैश, ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड करा है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये रही आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है 1/f, पूरा तरीके से करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ रहा है भाई, सेकेंड को डिवाइड किया फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा 1/8, 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2, बहुत बढ़िया, अपॉन फिर नीचे क्या आ जाएगा 1/f। भाई 1/f वाली इक्वेशन का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का RHS क्या था 1/2 था, ठीक है। उसके बाद तो हम जानते ही ना, तो ये था 1/2, उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि 1/r1 माइनस का 1/r2 तो है ही, ठीक है। अब इतनी सी बात तो लाजमी अब क्या होने वाला है भाई, ये जो पूरा मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2 और नीचे भी सेम आ रहा है, तो वो तो कट गया, ठीक है। जैसे वो निपट गया तो उसके बाद सिंपल सी बात है, क्या बच रहा है जरा गौर करना, 1/f डैश और 1/f मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा f/1, ठीक है। ऑब्वियसली यार कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/8, उसके बाद इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो तो 2/1 हो जाएगा, पक्का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/8 और 2/8 क्या होता है 1/4, ठीक है। तो जिसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अच्छा भाई साहब f/f डैश, ठीक है, f/f डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4 के बराबर। किसके बराबर आ रही है 1/4 के बराबर। नाउ आपको क्या निकालना है पता है, आपको निकालना था f डैश, तो f डैश क्या हो जाएगा 4 टाइम्स f, बस बात खत्म हो गई। f डैश क्या हो जाएगा 4 टाइम्स f, अब बात यहां पे खत्म हो गई। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। f डैश इक्वल टू 4f, ऑप्शन कौन सा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो भाई पूरा डिटेल में बताया गया है, ये सवाल लो पहले तो भाई साहब विक्ट्री साइन बनाओ, इसके ऊपर डी के ऊपर विक्ट्री साइन, अपना आंसर आ चुका है, ओके डन, क्लियर करें। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना आप शुरू करो तरीके से, ठीक है। पहले भाई साहब इसका लीजिए, ठीक है, जो आपने बेसिक फॉर्मूला यूज किया है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो मैंने लिख दिया, फिर मैंने अप्लाई कर दिया। जब ये वैक्यूम में प्लेस था ना, जब ये कहां पर प्लेस था, जब ये वैक्यूम के अंदर ये लेंस रखा हुआ था, तब उसका फोकल लेंथ जो था वो लिटरली एफ के बराबर था। सवाल में गिवन है कि वो उसका फोकल लेंथ एफ के बराबर था, तो मैंने एफ पे सॉल्व किया। उसके बाद जब लिक्विड के अंदर डाल दिया तो उसका फोकल लेंथ अब चेंज हो गया होगा, तो एफ डैश ले लिया, फिर मैंने एफ डैश को पूरा सॉल्व किया, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट खत्म, आ गया पक्का। चलो भाई साहब इसे क्लियर किया जाएगा, इसे क्लियर कर दिया, इसको भी क्लियर कर दिया, और अब आते हैं जल्दी से बिना समय लगाए, इसका तो ऑप्शन डी वाला टिक अपना हो चुका है, बनाओ विक्ट्री साइन, ऐसी की तैसी कर दिया अपन ने इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है एक बार जरा देख लो अच्छे से, फिर अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं, जल्दी करो।
चलिए ठीक है, गजब, वो आया तो अपना हो चुका था। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ पॉन्ड व्हिच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5/3। ओके, पॉन्ड के अंदर जो पानी रखा होगा उसका जो इंडेक्स है वो है 5/3 के बराबर। नाउ अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क नीडेड। यहां पर क्या पूछ लिया, यहां पर पूछ लिया मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है, सो दैट द लाइट इज नॉट कमिंग आउट, ठीक है। अब ओके, कोई बात नहीं है, इसको करते हैं पूरा सॉल्व। ध्यान देना, डेटा क्या है यहाँ पे, 4 मीटर की गहराई पर रखा है ऑब्जेक्ट और इंडेक्स है 5/3, बस ना। चलो आ जाओ, पहले तो एक काम करते हैं, बनाते हैं पानी, जो कि होता है हमेशा यार, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इतना गंदा पानी तो नहीं बनाएंगे यार, थोड़ा सा ब्लूइश लो ना यार। चलो ओके, तो ये रहा अपने पास, मान लेते हैं पूरा पानी है, ठीक है, पॉन्ड के अंदर का, और जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है 4 मीटर की गहराई पे। ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे 4 मीटर की गहराई पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो ओके, डन। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर दी जाए जल्दी से जल्दी। तो ये रखा है अपने पास एक ऑब्जेक्ट, हाँ जी, ये रखा है अपने पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था, और इसका नाम अपन रख देते हैं ओ से, कर देंगे इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। जब अपन ट्राइंगल लेंगे ना तो कर देंगे इसको ओ से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो बेसिक काम होता है वो होता है लाइट रेस को एमिट करना। क्या एमिट करना, लाइट रेस को एमिट करना। तो ये निकालेगा ये फर्स्ट लाइट रे, ठीक है, जो निकल जाएगी एग्जैक्टली सीधी, ठीक है। तो ये निकल गई इसकी फर्स्ट लाइट रेस। चलेगा आपको इतना, जब फर्स्ट लाइट रे निकली है, जरा एरो बना दो भाई साहब कि हाँ लाइट रेस निकल रही है ऐसे करके ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक और लाइट रे निकलने वाली है, क्योंकि हमें कम से कम 2-3 लाइट रेस तो चाहिए पड़ती हैं, ठीक है। तो यहां से एक और लाइट रेस निकालते हैं ऐसे। अच्छा, इसके बियॉन्ड उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसके बाद क्या हो रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर भी वही कहानी होने वाली है, एक लाइट रे यहां तक भेजो, ये ठीक है मेरे ख्याल से ना, इतना काफी होगा। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पे गिवन है कि उस सर्कुलर डिस्क में उसको दिखाई दे रहा है, उसके बियॉन्ड दिख नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज सर्कुलर डिस्क के बाहर जब लाइट रे स्ट्राइक कर रही होंगी ना, तो वहां पे हो रहा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब यहां पर नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा पता है, यहां पर जो लाइट रेज है ना वो सरफेस पे ग्रेस करना स्टार्ट कर दी होंगी, ठीक है, सरफेस पे ग्रेस कर रही होंगी, और यहां पर भी लाइट रेज जो है वो सरफेस पे ऐसे ग्रेस कर रही होंगी। चलेगा आपको इतना, ठीक है। अब जरा गौर करना, एरो जरा बना दिया जाए। तो लाइट रेज गई यहां पे, उसके बाद सरफेस पे ग्रेजिंग शुरू, लाइट रेज गई यहां पे, उसके बाद सरफेस पे ऐसे ग्रेजिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब बनाओ नॉर्मल, ये रहेगा नॉर्मल, सिमिलरली यहां पर ये रहेगा इसका नॉर्मल। चलेगा आपको इतना पूरा, ठीक है। अब जरा गौर करना, जिस सर्कुलर डिस्क में उसको दिखाई दे रहा है ना, जिस सर्कुलर डिस्क में इसको दिखाई दे रहा है वो सर्कुलर डिस्क ऐसा कुछ होगा, ब्लू सा बनाते हैं, वो सर्कुलर डिस्क ना ऐसा कुछ होगा। यहां से बनाया जाए, चलो ओके डन, ठीक है, ये होगा सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वही तो आपसे पूछा हुआ है, आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है कि सर इसका रेडियस जरा बता दीजिए, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग 90 का रिफ्रैक्शन, और ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर ये सी के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सी के बराबर। उसके बाद जो गहराइयां हैं वो सवाल में पहले से ही गिवन था कि वो गहराई कितनी है, 4 मीटर के बराबर की गहराई है, ठीक है। उसके बाद जब यहां पे गेम खेला जाएगा ना, तो अब एक काम करो, आपको बस आर निकालना है। बेसिक सा फॉर्मूला होता है भाई, म्यू इज इक्वल टू अप्लाई कर दो ना 1/sin c। अब म्यू की वैल्यू सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है 5/3। अब यहां पे निकालना है साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कितना है, आर के बराबर। उसके बाद लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड ये हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर मतलब 16, और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस आर का स्क्वायर, तो अंडर रूट में आएगा ना भाई, ये किस में आएगा, रूट में आएगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस आर का स्क्वायर। अब एक काम करो, तुमको तो बस आर निकालने से मतलब है, तो एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो, बस आराम से स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, उसके बाद तो काम तुम्हारा खत्म हो ही जाएगा।
ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहां से क्या होने वाला है 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, ठीक है। उसके बाद यहां पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस आर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा महज आर का स्क्वायर। हमारे बीच में कोई ऐसा पापी तो मौजूद नहीं है जो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देगा, ठीक है, बिकॉज ऐसे लोग मैंने देखे हुए हैं, तो आप ऐसा मत करना भाई प्लीज, ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 25 आर का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 16 9 से कितना होता है 144, और ये आ जाएगा 9r का स्क्वायर, ठीक है। इसको उचका दो यहाँ पे इस तरफ तो 16r का स्क्वायर बचेगा इधर, और यहाँ बचेगा 144, तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144/16, दैट इज 9 बचेगा। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, वैसे आएगा ±3। अच्छा, मीटर की सेंटीमीटर्स चेक कर लें एक बार, यहाँ पे मीटर्स में था क्या, हाँ जी मीटर्स में था, हमने भी मीटर्स में लेके चल रहे थे, तो ये भी कितना आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। रेडियस ही पूछा है ना, हाँ, डायमीटर पूछता तो 6 होता, ठीक है। आई गेस एमसीक्यू पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन ऐसा किया हुआ था जहां पे ना डायमीटर वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट यहाँ पे रेडियस पूछा हुआ था, तो इसका रह गया 3 सेंटीमीटर। चलो इसको टिक कर लेना एक बार 3 सेंटीमीटर पे, और डिटेल सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, जल्दी इसको नोट करिए। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया होगा, बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अब आ जाओ जल्दी से जल्दी इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल आपसे क्या बोलना चाह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पहले जो था ना वो था ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे, इनिशियल जब, अभी तो कहानी शुरुआत हुई है, बच्चे हैं अभी तो, ठीक है, अभी इनिशियल, ठीक है। तो जब इनिशियल में जब 25 सेंटीमीटर पे था तब की बात है, उसके बाद कहां ले गया उसको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनल वाला क्या है, जब ऑब्जेक्ट रख दिया है 50 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट ही है ना, ठीक है, फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। when an object is moved from a distance of 25 सेंटीमीटर initially to a distance in front of it to 50 सेंटीमीटर, ठीक है, final position, the magnification of its image changes from M25 to M50। अरे गजब, M25, ठीक है। M25 का मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन तब की जब ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड एट 25, ठीक है, और M50 का मतलब होगा मैग्निफिकेशन तब की जब ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका है लिखने का, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। तो मैग्निफिकेशन M25 का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन है जब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट थी 25 पे, ठीक है। अब रेशियो निकालना है आपको M25/M50 का, ठीक है, M25/M50 का आपको रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, आगे शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाओ भाई सब। तो सवाल के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो ये गिवन है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ है इसका प्लस का 20 सेंटीमीटर, चलेगा आपको इतना पक्का। अब जरा गौर करेगा क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -25 पे, तो मैग्निफिकेशन को लिखा जाएगा M25, ठीक है, इतना क्लासी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो भाई साहब अब एक काम करा जाए, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप चेंज करोगे तो इमेज का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लेंस का जो फोकल लेंथ है क्या वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेंस का फोकल लेंथ तब जरूर चेंज हो जाएगा जब मैं उसको किसी लिक्विड के अंदर डाल दूंगा, किसी और सराउंडिंग मीडियम के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी यू वगैरह चेंज करने से एफ की वैल्यू चेंज थोड़ी होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है तुमको पता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, अरे मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला नहीं आ रहा याद, m इज इक्वल टू F/F+U यार, माइनस मत बोलना प्लीज, माइनस वहां पे आता है मिरर्स में, ठीक है, ये तो अपने पास लेंस है ना, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन कितना है M25, फोकल लेंथ कितना है सवाल में गिवन था 20, फोकल लेंथ कितना है सवाल में गिवन था 20, और उसके बाद U कितना है, U है माइनस का 25, ठीक है। तो M25 मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 20/-5, तो कितना आ जाएगा आंसर -4। तो हमारा अभी आंसर क्या आ जाएगा M25 का -4, ठीक है। अब उसके बाद अगले वाले केस की जरा बात की जाए। अगले वाले केस में ऐसा हो रहा है कि नाउ जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रख दिया गया है -50 की दूरी पे, कहां रख दिया गया है -50 सेंटीमीटर की दूरी पे, लेकिन अब जो मैग्निफिकेशन है उसको लिखा जाएगा M50, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, फोकल लेंथ चेंज थोड़ी होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट, फोकल लेंथ जो है किसी भी लेंस का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फोकल लेंथ इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। पहले 25 था तब भी वही फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख दिया -50 पे तब भी सेम फोकल लेंथ रहने वाला है, वही 20 सेंटीमीटर, वही प्लस का 20 सेंटीमीटर बिकॉज कॉन्वेक्स है, ठीक है। नाउ अगर हम चले बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो m इज इक्वल टू होता है f अपॉन f प्लस यू। लेंसेज में मिरर्स की अगर बात करेंगे तो f अपॉन f माइनस यू वहां पे होता है, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन कितना है m50, फोकल लेंथ कितना है 20, फोकल लेंथ कितना है 20 और u कितना है, u इस बार कितना हो गया -50। ओके डन, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इस बार कितना हो गया -50, ठीक है। तो यहां से m50 जब आप निकालेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा पता है 20 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा -30, कितना आ जाएगा -30। तो मैग्निफिकेशन एट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा -2/3। क्या बचेगा -2/3। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे रेशियो दरअसल रिक्वायर्ड था, रेशियो वो भी किसका रेशियो रिक्वायर्ड था, m25 अपॉन m50 का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो m25 अपॉन m50 का था, ठीक है। m25 कितना आ रहा था अपने पास, -4 आया था, महज -4, ठीक है। और उसके बाद m50 कितना आया था -2/3, ठीक है। तो -2 और 3 जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैग्निफिकेशन जब ऑब्जेक्ट 25 पर है, मैग्निफिकेशन जब ऑब्जेक्ट 50 पहुंच गया तो ये माइनस माइनस कट गया, उसके बाद 2 2 जा 4, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो रिक्वायर्ड था ना वो कितना आ जाएगा, वो रेशियो आ जाएगा जस्ट 6 के बराबर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला जो हमने यूज करा है ना ये आपको लिटरली याद होना चाहिए, ठीक है, पक्का। चले आगे बढ़े, तो अपना आंसर क्या आ गया 6 आ गया, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप पहले जरा इस पे टिक लगा लीजिए, लगा लिया होगा आप लोगों ने। 3 2 1 रेडी गो, डन, ओके, क्लियर। अब उसके बाद ना ये इसका था पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन कि 6 आया तो आया कैसे, जल्दी जरा आप इसको नोट करिए, फिर अपन बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की तरफ, जल्दी कर। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया इसको, चलो ठीक है। अब इसको निपटाया जाए जरा और जल्दी से आपको लेके चलते हैं आपके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ये वाला डन हो चुका है, 6 इसका आंसर आ चुका था, ठीक है। अब उसके बाद हाँ जी ये वाला हो चुका है। अब आते हैं अगले वाले पे, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ टू मीडिया A एंड B आर 2 and √2, ठीक है। एक बात आपको ना दिमाग में बिठानी चाहिए अच्छे से कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है ना इसका मतलब वो ज्यादा डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो मीडियम ज्यादा डेंसर हो जाता है, अगर इंडेक्स की वैल्यू कम है तो मीडियम कैसा हो जाएगा, फिर रेयर पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो चीजें गिवन है ना, यहाँ पे मैं इस पे क्यों गया, बिकॉज एक का इंडेक्स, जैसे अब ए वाले की बात की जाए, ठीक है, तो ए वाले का इंडेक्स है 2, ठीक है, और बी वाले का इंडेक्स है √2 सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए वाले का इंडेक्स है 2 और बी वाले का इंडेक्स है √2। तो मैं एक बात आपको अभी से ही क्लियर कर देता हूं कि भाई साहब यहाँ पे जिसका इंडेक्स 2 है ना वो ज्यादा डेंसर मीडियम है एज वेन कंपेयर टू नीचे वाला, बिकॉज नीचे वाला कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम। आया आपको समझ, जिसका इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है। चलो इसको चाहो तो लिख लो एक बार ऐसे ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 2 1 रेडी गो, डन, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो भाई साहब क्लियर करें इसको, मतलब उतनी सी कहानी है कि यार अगर मीडियम ज्यादा डेंसर होगा ना उसका इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेस, नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है तो भाई एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हमेशा अप्लाई होता रहता है, ठीक है। अब सर जी वो कौन सा वाला फॉर्मूला है, अरे तुम मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला है, बहुत बार यूज कर लिया आप तो, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आया था, दैट वाज क्रिटिकल एंगल। ये है फॉर्मूला म्यू इक्वल टू 1/sin c, ठीक है। अब मैंने बोल के रखा है बहुत बार कि जब म्यू लिखता हूं ना मैं तो मेरा इंटेंशन है दरअसल μ2/μ1 लिखने का। क्या लिखने का, μ2/μ1, बिकॉज डेरिवेशंस में भी कई दफा कई जगहों पे μ2/μ1 को म्यू लिख दिया गया है। तो अब अगर म्यू में याद करा है फॉर्मूला तो वो किसके बराबर होगा, μ2/μ1 के बराबर। अब मैंने हमेशा बोल के रखा है कि यहाँ पे जब आप μ2 यूज करते हैं ना, या जब मैं आपसे μ2 यूज करवाता हूं तो μ2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, और μ1 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम जाए ना तो एक का इंडेक्स जो गिवन है, एक का इंडेक्स गिवन है 2,
एक मीडियम का इंडेक्स गिवन है 2 और दूसरे वाले मीडियम का इंडेक्स गिवन है √2। तो आप समझ सकते हैं अगर 2 वाले की बात चल रही है मतलब ज्यादा इंडेक्स है, मतलब ज्यादा डेंसर मीडियम, तो μ2 की बात चल रही है। अगर इसकी वैल्यू छोटी दिख रही है आपको, ठीक है, तो √2 की वैल्यू 2 से छोटी होती है ना कंपैरेटिवली, तो जब ये √2 की बात चलेगी मतलब कम इंडेक्स है, मतलब ये रेयर मीडियम का इंडेक्स है, मतलब μ1 है, ठीक है। अब जो ये दो चीजें है ना, इसको बेटा भर दीजिए इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो नाउ अब आपको समझ में आता है कि अच्छा μ2 बाई μ1 जो था वो था 1/sin c, हमने बोला बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। अब μ2 की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर और μ1 की वैल्यू कितनी है, √2 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 1/sin c, हमने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ऊपर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा सॉरी, तो √2 कितना आ जाएगा 1/sin c, ठीक है। अब जैसे आप यहां पे sin c निकालने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 1/√2 और आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 साइन के टेबल में कब आता है, वो आता है 45 डिग्रीज पे। कब आता है ये आता है 45 डिग्रीज पे, ठीक है। इसको देख करके आप क्लियरली कह सकते हैं कि अच्छा भाई साहब, तो अब तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का अपना आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्रीज का। ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, बेसिक फॉर्मूला। ये था भाई साहब जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इस तरह के सवालों में वो है μ = 1/sin c, जहां पे c क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन ये रहा 45 डिग्री, ये रहा, टिक मारो। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। और आपको अगर चाहिए इसका डिटेल सोल्यूशन तो ये रहा सोल्यूशन आपके सामने, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी चिपका लो। 3 2 1 रेडी गो, डन, ठीक है। मेरा मानना तो है भाई साहब की कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे ना, तो तरीके से आप क्या है प्रॉपर नोट करते हुए चलेंगे तो सिंक बहुत जबरदस्त होता है उसमें, ठीक है। बाकी अगर समय की कमी अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 का आ चुका है। अब जरा बढ़ते हैं आगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर। इस बार पावर गिवन है 4 डायोप्टर। जरा गौर करना, पावर होता है 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। अब पावर कितना है 4 डायोप्टर, मतलब फोकल लेंथ आ जाएगा 1/4। एफ कितना आ जाएगा 1/4। एक बात बताऊं, पावर यहां गिवन डायोप्टर्स में है ना, तो फोकल लेंथ किस में आ रहा होगा, मीटर्स में आ रहा होगा, ठीक है। इस बात को दिमाग में अटकाओ अच्छे से। अगर पावर डायोप्टर में गिवन है, जो कि ऑब्वियसली गिवन है, ठीक है, तो पावर अगर डायोप्टर्स में गिवन है तो जो फोकल लेंथ होगा ना वो आएगा मीटर्स में। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 0.25 मीटर। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में तो हम एक काम करा करेंगे हम जो फोकल लेंथ है ना उसको लिख देंगे सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो हमारे लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट 25 सेंटीमीटर्स। काम करना आसान होता है सेंटीमीटर्स के साथ, ठीक है, एज फार एज रे ऑप्टिक्स इज कंसर्न, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। उसके बाद क्या लेके रखा हुआ है, फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मान गए इस बात को। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ दिस लेंस इफ बोथ द फेसेस हैव द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो भाई साहब पहली बात तो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पावर था 4 डायोप्टर, इंडेक्स था 1.5, जिसके बाद पावर 4 डायोप्टर था, जिसके वजह से कितना आ गया फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले जरा इसको नोट करो फट से, बिकॉज एफ तो निकालना पड़ा ना, ठीक है। एफ के बाद कहानी शुरू होगी। एफ कितना आ गया प्लस का 25, जल्दी नोट करो। 3 2 1 रेडी गो, डन, हो गया, चलो क्लियर। अब आ जाओ, निकालना क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ईच फेस का, ठीक है। तो भाई साहब पहले तो एक काम करो, कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, सही से बनाते हैं इसको, और क्या, डबल कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये रहा आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस तरीके वाला, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इसमें से पास होने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं आपके लिए, ठीक है। यहां से पास होने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस, पास करवाओ भाई, ये पास हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आप जैसे आप लोग जानते ही हैं, इसका रेडियस r1, ठीक है, राइट में जाएगा, और इसका रेडियस r2 कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो इसके लिहाज से, इसके हिसाब से जो r1 हो जाएगा ना, राइट में गया तो प्लस, और डबल कॉन्वेक्स मतलब डबल कॉन्वेक्स इक्वल वाला है, जितना r1 की वैल्यू उतनी r2 की वैल्यू। तो यहाँ पे r2 क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइनस में आ रहा है, लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी ना, आर के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर करना, सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि इंडेक्स जो है, सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5
5 के बराबर, पक्की बात है। और इसका फोकल लेंथ जो है ना, अभी हमने निकाला कि हमारा जो फोकल लेंथ आया था वो कितना आया था, प्लस का 25 सेंटीमीटर। वो कैसे आ पाया भाई साहब, बिकॉज पावर गिवन था, और पावर गिवन था यहाँ पे 4 डायोप्टर, उसको मैंने बकायदे से कन्वर्ट करा, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 0.25 मीटर आया था, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक काम करो, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करो, वहीं से नैया पार होने वाली है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर की बातचीत चल रही है ना, फोकल लेंथ और इंडेक्स गिवन है ना, तो वो पूरा आपको लेके जा रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हमें ये बात समझ में आती है कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमें ये बताता था कि 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एयर में रखा है ना, तो म्यू एल अपॉन म्यू एस में कर दूंगा। म्यू एल का मतलब इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5, म्यू एस का मतलब इंडेक्स ऑफ एयर, और एयर का इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, उसको मैं इसलिए लिख नहीं रहा था, ठीक है। 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/r2, इट्स एज सिंपल एज दैट टिल नाउ, ठीक है। अब f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 25, ठीक है। तो 1/25, उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, म्यू -1, इंडेक्स था इसका 1.5, तो 1.5 माइनस 1 करूंगा तो 0.5, और 0.5 क्या होता है, 1/2, पक्का। उसके बाद क्या होता है, 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये r1 r2 ही तो निकालना था, ठीक है। तो r1 किसके बराबर है, प्लस r के बराबर, माइनस 1/r2, r2 खुद क्या है, r2 है माइनस r के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर करना, बस सॉल्व हो ही चुका है। तो 1/25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/r, माइनस माइनस हो चुका है प्लस, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1/r, ठीक है। उसके बाद बेटा अब बस खत्म पे है यार, खत्म पे ही है, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें। 1/r प्लस 1/r क्या हो जाता है, 2/r। उसके बाद आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये 2 और ये 2 यहां से गायब हो जाएंगे। जब ये गायब हो जाएंगे तो आपको सिर्फ ये समझ में आने वाला है कि 1/25 इज इक्वल टू आ रहा है 1/r, देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर साइड, ठीक है। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर साइड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर साइड इज जस्ट 25 सेंटीमीटर। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत कम होता है 25 सेंटीमीटर, वो तो लिख दिया मैंने जस्ट, ठीक है। तो चलो भाई यार, इज 25 सेंटीमीटर, माइनस नहीं है, इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये आ गया समझ, जल्दी बताओ, ठीक है। डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा इसका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन चेक कर ले, हाँ जी ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, पक्का। 3 2 1 रेडी गो डन, टिक मार लिया होगा आप लोगों ने। अब उसके बाद डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए था आप लोग को ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो भाई साहब, ठीक है, लो अच्छे से कर लो, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब ये तो क्लियर आपका हो ही चुका है, अब जरा इसे गायब किया जाए और बढ़ते हैं तरीके से अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला तो अपना हो चुका है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अच्छा एक और चीज है, जब ये प्रिज्म की बात आती है ना, तो मेरा मन करता है कि भाई जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, मैं आपको एक बार तो उसके बारे में बता ही दूं। जैसे कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस है। उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर आप निकालना चाहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस रो एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। अब ए का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये रो एम जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम डेविएशन। क्या होता है इसका मतलब, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब भाई एक बड़ी प्यारी बात है कि मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या आती हैं, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि डेविएशन हो जाए मिनिमम, देन सबसे प्यारी कंडीशन तो ये होती है कि I1 की वैल्यू I2 के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि R1 की वैल्यू R2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब I1 I2 के बराबर हो जाए और R1 R2 के बराबर हो जाए, तब जाकर के मिनिमम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, पक्का। चलो ठीक है, ये बस कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट थे, ठीक है, जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता था, मैंने बात कर ली। अब जरा इसको मैं गायब करता हूं। अब आ जाओ तरीके से इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ट्राई करो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें अपना हाथ लगाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार जरा आप सेल्फ ट्राई करिए क्या ऑप्शन आता है, फिर अपन इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी करिए।
चलिए ठीक है, फिर तो इस सवाल को आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब मौका आ गया, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो जो गिवन चीजें हैं ना वो उस पे आ जाओ, और उससे पहले जरा इस बात का ख्याल रखना कि मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है, मैंने बता दिया था। I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए, R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए। और दूसरी सबसे खास बात क्या होती है कि अगर आपको मिनिमम डेविएशन पे जाना है ना, तो उससे पहले आपको जो उसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो आने चाहिए। मैं लिख चुका था, रो इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A वगैरह, ठीक है। वो आपने कायदे से नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल में। अब जरा इस सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो भाई इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ये टर्म सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल था ना, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60 60 और 60, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 इन एयर। अच्छा, इसका मतलब इंडेक्स की जब बात की जाएगी ना, किसके, लेंस के इंडेक्स की, तो वो आएगा 1.6, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब मिनिमम डेविएशन का क्या एंगल होगा वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है, ठीक है। तो मतलब इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग जो है वो गिवन है 4√2/5। चलो, तो ये गिवन चीजें हमारे पास है, अपने को निकालना है रो एम, ठीक है। और जो फॉर्मूला था वो आप जानते ही हैं, I1 प्लस I2 माइनस A रो, ठीक है। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला था, A इज इक्वल टू आ गया था R1 प्लस R2, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए क्या चाहिए, I1 I2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर I1 I2 बराबर हो गया तो R1 R2 करेस्पॉन्डिंगली बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बात ना मेरे को अभी समझ में आ रही है, यहीं के यहीं देख करके, ठीक है। बताऊं क्या, तुमको भी आगे होगी मेरे ख्याल से। वो बात ये है बेटा कि यहां पर ना जो A है उसकी वैल्यू 60 है और मिनिमम डेविएशन तो हो ही रहा है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन तो हो ही रहा है। इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और R प्लस R करना पड़ेगा बिकॉज R1 R2 बराबर है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली A/2। A कितना है 60 डिग्री, 60/2 करो, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, खत्म, ठीक है। मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 30 डिग्री। तुमको ये बात समझ में आई, दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस। ये कब हुआ, जब आपने समझा कि मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है भाई, ठीक है। और जब डेविएशन मिनिमम होगा तो R1 R2 बराबर होगा, दैट इज द बेसिक की। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री के बराबर। अब जरा अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, A तो आ चुका है, ठीक है। अब निकालना है कि आपको मिनिमम डेविएशन, इसके लिए ना मुझे I भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, I, ठीक है। तो अब I कैसे निकालेंगे ना, जरा उस पर आते हैं। तो पहले तो बनाते हैं एक ट्राइंगल यार, पहले बनाते हैं एक ट्राइंगल तरीके से। बड़ा ट्राइंगल चाहिए भाई, ट्राइंगल और बड़ा चाहिए भाई। चलो ठीक है, ओके, इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, इतना काफी रहेगा। अब यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है, देखो भाई, जब लाइट रेज आएंगी ना तो कार्यक्रम चलने कैसे वाला है, जरा गौर करना अच्छे से, ठीक है। मिनिमम डेविएशन तो होना है, ये बात तो डन है। जब लाइट रे आके ऐसे स्ट्राइक करी, जब लाइट रेज आकर के ऐसे स्ट्राइक करेंगी, सुनना अच्छे से, ऐसे स्ट्राइक करी लाइट रेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फिर बनेगा नॉर्मल वगैरह, और उसके बाद फिर लाइट रेज जो है ना वो ऐसे चली जाएंगी, फिर बनेगा एक और नॉर्मल वगैरह, और फिर लाइट रेज जो है वो ऐसे निकल जाएंगी। सही जा रहे, ठीक है। लाइट रेज फिर ऐसे करके निकल जाएंगी। अब यहां पे क्या होने वाला है, एक बार मैं जरा बाकी एक्स्ट्रापोलेशन कर दूं। अगर ये ग्लास प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज ऐसे निकल रही होती, कुछ इस तरह, ठीक है। जब ये ग्लास प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेज यहां चली गई, तो कुछ इस तरह चलेगा आपको इतना पूरा, ठीक है। अब जरा गौर करना, नॉर्मल तो बनाए पहले, तो ये रहेगा इसका नॉर्मल, ठीक है, और ये बनेगा फिर इसका नॉर्मल। सही जा रहे हैं पूरा, पक्का। अब जरा गौर करना, हुआ क्या है, I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो चुके हैं, और उससे भी बड़ा काम यहाँ पे ये हुआ है कि इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में रख दिया गया है, ठीक है। I1 की वैल्यू I2 के बराबर क्यों है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन तो हो रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड के अंदर रख दिया गया है जिसका इंडेक्स कितना है, जिसका इंडेक्स है 4√2/5, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या होगा इसके साथ साथ, ठीक है। ये तो पूरा केस तो बन ही चुका है ना। अब यहाँ पे जब लाइट रेज आ रही है ना, तो लाइट रेज आ रही है यहाँ पे
मीडियम से, ठीक है, फिर आ गई लेंस के अंदर और उसके बाद फिर वापस कहां चले गई, सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है। अब इसमें आपको आई तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज यार आई निकालूंगा तब तो मैं आई को यहां पे पुट करूंगा ना, तब तो मेरा काम खत्म होगा यहां पे। तो अब आई निकालने के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे कायदे से स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जैसे हम इसमें अप्लाई कर देंगे स्नेल्स लॉ, तो हमें समझ में आएगा कि कहानी कैसे अनफोल्ड होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हो ये रहा है कि लाइट रेस कहां से आ रही है, इक्वल टू कहां को जा रही है, बस वही फंडा होता है कि लाइट रेस कहां से आ रही है, इक्वल टू लाइट रेस कहां को जा रही है, ठीक है। तो लाइट रेस जिस सराउंडिंग मीडियम से आ रही है उसका इंडेक्स क्या है, 4√2/5। उसके बाद लाइट जिस सराउंडिंग मीडियम से आ रही है वहां पे एंगल क्या बन रहा है, साइन आई, इक्वल टू, अब लाइट जिस मीडियम के अंदर जा रही है उसका इंडेक्स क्या है, 1.6, और लाइट जिस मीडियम के अंदर जा रही है वहां पे एंगल कितना है, साइन आर के बराबर। और मैं बता रहा हूं आपको आर की वैल्यू में निकाल चुका था 30 डिग्री, ठीक है। आर की वैल्यू हम निकाल चुके थे ना मेरा भाई, कितना आया था आर, 30 डिग्रीज आया था, ठीक है। अब जरा गौर करना, इस एंगल को हम बोल देंगे आई और रिफ्रैक्टेड इसको बोल देंगे आर। वैसे I1 R1 बोलूंगा, फिर I2 R2 बोलूंगा, फिर बोलूंगा कि मिनिमम डेविएशन तो हो ही रहा है, तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर है। इससे बेटर मैंने उसको I बोल दिया, इसको मैंने R बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, साइन I तो खैर हमको फिलहाल नहीं पता है, ठीक है भाई। 4/5 कितना होता है पता है, 0.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.8√2 साइन I इज इक्वल टू, अच्छा 1.6 साइन आर, ठीक है। अब आप एक बात, लाजमी सी बात है, आप समझ जाएंगे, 0.8 जब उसे काटेगा तो कितना बचेगा, वहां पे 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, तो यहां पे आ जाएगा √2, ये चल रहा है साइन आई, इसको टच मत करो, 1.6/0.8 आएगा तो 2 बचेगा, तो 2 टाइम्स साइन आर आ जाएगा, पक्का। अब जरा गौर करना अच्छे से, साइन आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, एज वी ऑलरेडी नो, एज वी ऑलरेडी इवेलुएटेड लिख देता हूं, मालूम थोड़ी था, इवेलुएट किया। As we already evaluated that R तो है 30 डिग्रीज के बराबर, तो अगर R है 30 डिग्री के बराबर तो therefore यहां पे क्या हो जाएगा पता है, साइन I इज इक्वल्स टू, भाई ये जो 2 था ना, चलो 2/√2 रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो जब साइन 30 हो जाएगा 1/2 तो ये कट गया, अब जाने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता, तो ये 2 और 2 हमारे बीच रहे नहीं, तो यहां पे सिंपल सी बात है, साइन आई कितना आ जाएगा, साइन आई आ जाएगा 1/√2, और 1/√2 कब आता है, 45 डिग्रीज पे आता है, कब आता है, साइन 45 डिग्रीज पे। देयरफॉर क्लियर सी बात हो गई कि आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नथिंग बट 45 डिग्रीज, आई कितना आ जाएगा, नथिंग बट 45 डिग्रीज, पक्का, इतना पूरा क्लियर। अब जरा गौर करना, जब आई मिल गया ना, अब इसको भर दो यहाँ पे, ठीक है, आई तो मिल गया ना, अब इसको भरो, तो नाउ वी हैव, देखो भाई साहब, मिनिमम डेविएशन आपको चाहिए था, तो I1 प्लस I2 माइनस A होता है, ठीक है। बट अगर मिनिमम डेविएशन है तो I प्लस I, बिकॉज I1 I2 बराबर हो जाते हैं ना उस केस में, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आ गया, ये आ जाएगा 2I माइनस A के बराबर। अब यहां पे 2 टाइम्स I, और I कितना है, I हमारा अभी हम निकाल चुके थे, यहां पे I वॉज 45 डिग्रीज, ठीक है, I कितना था 45 डिग्रीज, तो 2 × 45 माइनस A, ठीक है। आगे अब तो आंसर यार, अब तो खत्म हो गया कहानी। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस A कितना था, A था 60 डिग्री, तो आपका मिनिमम डेविएशन आ चुका है जस्ट 30 डिग्रीज, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ऐसे ऑर्डर में लेना है तुमको, ठीक है। पहले एक काम करो, पहले यहां से लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये लो पहले स्क्रीनशॉट जल्दी। अच्छा हट जाऊं क्या, हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो भाई साहब, तो ये था इसका बेसिक, एक लिक्विड के अंदर रख देना इसको, ठीक है। उस सराउंडिंग लिक्विड का जो इंडेक्स था वो था 4/2/5, ठीक है, जो अपन ने सॉल्व कर दिया इसको पूरा, ये आपने नोट कर लिया, इसे क्लियर कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम गए थे यहां पे, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एप्लीकेशन, और फिर जा करके आया मिनिमम डेविएशन, ठीक है। कितना आ गया, 30 डिग्रीज, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो क्लियर करें इसको। अब जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। कितना आ गया हमारा आंसर, अभी तो था, कितना आया था आंसर, 30 आया था ना, टिक नहीं करा हमने यार, पूरी मेहनत करी, टिक नहीं करा, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। पूरा सॉल्व करके टिक तो लगा ही देना, लगा दिया 30 पे टिक, ओके क्लियर करें इसको अब, ठीक है। 30 इज द राइट आंसर।
अब जरा आगे बढ़ा जाएगा इसके अंदर, तो द क्रिटिकल एंगल ऑफ पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्रीज, ठीक है, एक मीडियम होगा और एयर का इंटरफेस भी होगा, तो नीचे मीडियम ऊपर एयर, अब कैसा वो देखना पड़ेगा, इज 30 डिग्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, उस मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगा, या क्रिटिकल एंगल मेरे को दिख गया ना, बस काम खत्म हो जाता है, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, बस उसी पे काम शुरू कर देंगे और निकालना क्या है, निकालना क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम में स्पीड क्या होगी लाइट की, वो निकालना है। चलो नाउ भाई बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन सी, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, ठीक है। अच्छा म्यू को अगर मैं खोलूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। अच्छा इससे बेटर एक और काम तुम कर सकते हो, पता है क्या, देखो भाई साहब, एक तो इंटरफेस एयर ही है ना, एक तो मीडियम एयर ही हो गया, तो अगर आप म्यू की बात करें ना तो पता है क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो इंडेक्स का होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा फिर तुम सी से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, मैं इसको पूरा वैल्यू वाइज लिख देता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन सी आ जाएगा, पक्का। नाउ गिवन है हमको ये चीज, हमको सवाल में गिवन है कि क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री के बराबर, किसके बराबर, 30 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 3 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 चले जाएगा यहां पे, तो देयरफॉर जब आप यहां से निकालेंगे ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम आ जाएगा 3 10⁸ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने बस एक काम करा कि यहां पर एक तो भाई साहब ये जनरल फॉर्मूला है, या क्रिटिकल एंगल देखते ही आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला चमकना ही चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी खास बात क्या होती है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ के रखा हुआ है, वेलोसिटी, देखो भाई इंडेक्स निकालना है तो हमेशा किसी मीडियम का ही निकालना होता है, ठीक है, तो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, पक्का। तो बस अब आपको निकालना था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, तो वो आ गया 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो सवाल में 1.5 ये रहा, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, टिक मैंने पहले ही मार दिया, ठीक है, तुम भी मार लो, चलेगा, आगे बढ़े। चलो अब ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन, लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी करो उसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन, चलो हो गया, क्लियर करें इसको अब, ओके गुड जॉब। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट सो दैट अ कॉन्वेक्स लेंस ओके प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का प्रोड्यूस करेगा जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। भाई एक बात तुमको बताऊं, हमने पढ़ा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप, हमने क्या पढ़ा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पता है क्या हुआ था, ये तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब बेसिकली कॉन्वेक्स था, ठीक है, और ये था इसका फोकस और ये था इसका ऑप्टिकल सेंटर। मैंने कहा था कि यहां पे ना अगर आपको इमेज मैग्नीफाइड करके दिखानी है तो आप ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो, ठीक है, जिसके बाद जो इसकी इमेज बनी थी ना वो वर्चुअल इमेज बनी थी, बट बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज बनी थी, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, A', B'। तो ये बात तभी पॉसिबल हो पाई थी, ये बात तभी पॉसिबल हो पाई थी व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चले क्लियर है आप लोग को इतना पूरा, पक्का डन है, ठीक है, चलिए ओके, तो ये वाला पूरा कार्यक्रम अपन ने खत्म कर दिया है, इसका ऑप्शन आ चुका है सी। अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद ना एक और चीज मैंने करवाई थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें बस खास बात क्या थी ना कि जो लेंस दूर था वो लेंस वहां पे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पास वाला वाज ऑब्जेक्टिव और इमेज के जो जहां से आप उसको देख रहे थे, व्यू कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज द आईपीस, ठीक है। तो वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला पूरा लाइन ऑफ सीरीज में वो लेक्चर चल रहा था, तो जरा उसको भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, बिकॉज वहां के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो वो कभी कभी घुमा देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां तक की चीजें तो आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी, इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस कर दिए, अब बस आपसे ये उम्मीद है कि आप सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मूले की शीट बनाओ, रोज रिवाइज करो भाई, जरूरी है, बिकॉज रे ऑप्टिक्स में इतने ही फॉर्मूले हैं जितने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा, इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर के कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।